नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त श्रवण नायक सक्षम क्लासेस श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक विटामिन टॉपिक को लेकर के आया हूं। विटामिन टॉपिक से संबंधित आज तक जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए मैं इस विषय वस्तु को लेकर के आया हूं। और आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो चाहे कोई भी प्रश्न हो, आप उस प्रश्न को उठाइए और मेरे विषय वस्तु से आप मेरे विषय वस्तु जो ये मैं आप टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आराम से आपको मिलेगा। यानी ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसका जवाब इस वीडियो में आपको न मिले। और सारे कंटेंट को लेते हुए, सारे एक एक छोटी मोटी बात को लेकर के मैं इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और विटामिन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बाहर जाने वाला है नहीं। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। तो समझिएगा, विटामिन जो है सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, विटामिन शब्द का प्रयोग करने वाले, विटामिन शब्द का प्रयोग करने वाले यानी शब्द को देने वाले कौन हैं? वो है फंक नाम का एक वैज्ञानिक हुआ जिसने विटामिन शब्द को दिया था। कब दिया? 1912 के अंदर। परंतु विटामिन की खोज के बारे में बात करें तो खोज करने वाले एक लोनिन नाम का वैज्ञानिक था। लोनिन ने विटामिन की खोज की थी और 1881 के अंदर इसकी खोज की गई थी। और विटामिन होते क्या हैं, इनके शाब्दिक अर्थ को देखा गया। यानी कि विटामिन के शाब्दिक अर्थ के बारे में जब चर्चा की गई, मैं इसके शाब्दिक अर्थ की बात करता हूँ, तो ये दो शब्द से मिलकर के बना है। यानी कि विटाल प्लस अमीन। यानी विटाल का मतलब होता है जैविक तंत्र, जैविक तंत्र, और अमीन का मतलब है अमीनो समूह। यानी विटामिन जो है ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि जैविक तंत्रों में पाए जाते हैं और जिनमें अमीनो समूह होते हैं। ठीक है, यानी कि विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनके अंदर अमीनो समूह पाए जाते हैं और जैविक तंत्र के अंदर पाए जाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। अब ये काम क्या करते हैं इसको समझिएगा। विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हमारी बॉडी के अंदर ये सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। दूसरी बात, जो हमारे कोशिका होती है, कोशिका निर्माण की बात करें, यानी भोजन के जो घटक होते हैं वो कोशिका का निर्माण करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। परंतु ये भोजन का घटक जरूर है, परंतु ये दोनों काम विटामिन नहीं करता। यानी कोशिका का निर्माण भी नहीं करता, ऊर्जा प्रदान भी नहीं करता प्रत्यक्ष रूप से। करता क्या है? यह हमारे शरीर के अंदर, शरीर में उपापचयी क्रियाएं, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, शरीर में होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाएं संपन्न करवाता है। यानी ये हेल्प के रूप में हमारी जैविक क्रियाओं को हेल्प पहुंचाता है, तभी वो जैविक क्रियाएं हो सकती है, अन्यथा नहीं होती। तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं को क्रियाएं जो है संपन्न करवाता है। ठीक है, ये हुआ विटामिन का जनरल परिचय कि विटामिन की जो शब्द को देखें तो इसका जो मतलब है विटामिन का, वो ये है कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, विटाल प्लस में अमीन। विटाल का मतलब होता है जैविक तंत्र और अमीन का मतलब होता है अमीनो समूह। और ये ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिनके अंदर अमीनो समूह हो और वो जैविक तंत्रों में पाए जाए, उन्हें विटामिन कहते हैं। विटामिन अति महत्वपूर्ण होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और दूसरी बात, हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिका का निर्माण है और जो ऊर्जा है वो प्रत्यक्ष रूप से इनका कोई काम नहीं है, परंतु शरीर में उपापचयी क्रियाएं संपन्न करवाने में विटामिन का महत्वपूर्ण रोल है। ये हुई विटामिन की मुख्य बातें। अब हम बात करते हैं कि विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। तो विटामिन, बच्चे मेरे अच्छे मित्रों, विटामिन जो होते हैं वो मुख्य रूप से घुलनशीलता के अकॉर्डिंग
3 प्रकार के हम कह सकते हैं, और वैसे मुख्यतः 2 प्रकार भी माने जाते हैं, परंतु मैं इसको 3 प्रकार से कहूँगा। क्यों? इसके पीछे रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है कि एक तो होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। एक वो जो वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। एक वो जो ना तो वसा में घुलनशील है और ना ही जल में घुलनशील है, यानी कि अपवाद की कंडीशन में है। ठीक है, तो अपवाद की कंडीशन में एक विटामिन एच आता है जो न कि जल में घुलनशील है, ना ही आपके वसा में घुलनशील है। तो ये हमारे अपवाद की स्थिति में आता है। और जो वसा में घुलनशील है वो जो विटामिन है वो ए डी ई के, अडेक याद कीजिएगा आप, अडेक, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील जो होते हैं वो आपका विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। क्योंकि विटामिन बी अकेला इसीलिए नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि विटामिन बी समूह यानी विटामिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इस प्रकार से इसमें विटामिन्स होते हैं। तो ये हुए विटामिन्स के बड़ी बड़ी बात। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हर विटामिन की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ विटामिन ए की। विटामिन ए जो है इसको रसायन की भाषा में, यानी कि विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, पहली बात तो ये, इसका विटामिन का जो नाम है वो पता हो। अब ये काम क्या करता है? 2 प्रकार के काम करता है। एक तो हमारी ये वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शारीरिक की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा हमारी आँख की जो रोशनी है उसके प्रति ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी आँख की रोशनी। ठीक है, रेटिनॉल इसको बोलते हैं विटामिन ए को, और वृद्धि और आँख की रोशनी के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात, इस विटामिन के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ से मिलेगा ये विटामिन? तो ध्यान से सुनिएगा, ये विटामिन कहाँ से मिलने वाला है। एक तो आपको ये दूध से मिलेगा, ये दूध के अंदर विटामिन ए होता है। दूध के साथ साथ दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं, कौन से? फॉर एग्जांपल मक्खन की बात करें, ठीक है, दही की बात करें, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, दूध के जो पनीर हो गया उसमें भी विटामिन ए देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हरी सब्जियों की बात करें, हरी सब्जियां, ठीक है, मछली का तेल हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली का तेल, तो मछली का तेल हो गया या मछली का मांस हो गया। ठीक है, इसके अलावा गाजर, गाजर की बात करें, या हम बात करें अनार की, तो इसमें भी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब विटामिन ए जो हमारी बॉडी के अंदर, मान लो बाय द वे विटामिन ए की कमी हो जाए, तो विटामिन ए की कमी में कौन से रोग होते हैं उसको समझिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, विटामिन ए की कमी से, ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग मुख्य रूप से हमारी जो शारीरिक वृद्धि है वो रुक जाती है, यानी कि मंद वृद्धि हो जाती है, वृद्धि मंद पड़ जाती है। तो पहला रोग तो हम यूँ कहेंगे कि मंद वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात, आँख की रोशनी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो यानी कि रतौंधी नाम का एक रोग हो जाता है, यानी कि रात को दिखता नहीं है, या फिर हम यूँ कहें कि कम प्रकाश में नहीं दिखता, यानी रतौंधी रोग हो जाता है। दूसरी बात, ये एक त्वचा से संबंधित होता है, जिस रोग का नाम है जीरोसिस नाम का रोग हो सकता है, जीरोसिस, जो कि हमारी त्वचा से संबंधित रोग है, जीरोसिस। ठीक है, एक इसी से मिलता जुलता नाम है जिसका नाम होता है जीरोथैलेमिया, जीरोथैलेमिया। ठीक है, जीरोथैलेमिया क्या होता है? हमारी जो आँख के अंदर कॉर्निया होती है, आँख की जो कॉर्निया होती है वो अपारदर्शक हो जाती है।
ठीक है, यानी कि आँख की कॉर्निया जो हमारी होती है वो पारदर्शक होनी चाहिए, तो ही तो प्रकाश अंदर जा पाएगा, क्योंकि प्रकाश अंदर जा पाएगा, प्रकाश की तो सारी परिघटनाएं, प्रकाश ही तो हमारे देखने को हेल्प करता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में तो देख ही नहीं सकते। तो ये कॉर्निया से संबंधित रोग है और जिसका नाम है जीरोथैलेमिया, यानी कि कॉर्निया जो होती है वह अपारदर्शक हो जाती है। ये आपने समझा कि विटामिन क्या होते हैं, एक बार मैं रिमाइंड करता हूँ इसको। विटामिन ए जो होता है, विटामिन जो है, विटामिन शब्द फंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया 1912 के अंदर, और इसकी खोज करने वाले लोनिन नाम का एक वैज्ञानिक था जो कि 1881 के अंदर की खोज की। और विटामिन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, विटाल प्लस अमीन। विटाल का मतलब होता है जैविक तंत्र और अमीन का मतलब होता है अमीनो समूह। ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जिनके अंदर ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जैविक तंत्रों में पाए जाए और जिनके अंदर अमीनो समूह हो वो विटामिन कहलाते हैं। परंतु अधिकतर विटामिन के अंदर अमीनो समूह देखने को नहीं मिलता, परंतु ये पुरानी कंसेप्ट चलती आ रही है कि जिसके अंदर अमीनो समूह हो, ऐसे जैविक तंत्र जिसमें अमीनो समूह हो और वो जटिल कार्बनिक पदार्थ हो, उनको विटामिन कहते हैं। ये पुरानी कंसेप्ट चली आ रही है और उसी के हिसाब से इसकी विटामिन का नाम रखा गया, ठीक है। और इसके बाद विटामिन जो होते हैं अति महत्वपूर्ण होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, कोशिका का निर्माण और ऊर्जा प्रदान करने का काम नहीं करते हैं। ये मैंने क्रॉस का निशान लगाया, इसका मतलब ये है कि ये काम नहीं करते, प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। वो कैसे? शरीर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती है उनको संपन्न कराने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसीलिए हम यूँ कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से ये ऊर्जा और कोशिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके बाद हमने बात करनी है कि विटामिन टाइप कितने होते हैं। विटामिन के टाइप जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार में मानूंगा। एक तो जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील, एक ना तो जल में घुलनशील होते हैं ना वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस प्रकार से हम यूँ कहें कि ये 3 प्रकार के हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी और सी जो जल में घुलनशील होते हैं, और जो वसा में घुलनशील होते हैं उसको अडैक यानी कि ADEK ये विटामिन होते हैं। अपवाद की स्थिति में H है जो कि ना तो जल में घुलनशील है न कि वसा में घुलनशील है। एक बात हो रहा है जो कि मैं अभी मेरे दिमाग में आई है, वो आपको बता दूं। एक वैज्ञानिक इसमें और आता है, वो आता है ड्रेमोंड, वो भी बता देता हूँ। चलो, ड्रेमोंड वैज्ञानिक ने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर विटामिन का जो नामकरण किया गया था, तो विटामिन को इस प्रकार से लिखा जाता था, यानी कि VITAMINE, ये विटामिन की खोज होती थी। और इसका जो नामकरण था इस प्रकार से था। अब क्या हुआ कि विटामिन की जो स्पेलिंग थी उसको इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज हम लिख रहे हैं, यानी विटामिन की जो स्पेलिंग है उसमें लास्ट का ई हटाने वाला जो वैज्ञानिक था वो ड्रेमोंड था। यानी कि ऐसा मुंडा था जो डरा नहीं, यानी ऐसा लड़का था जो डरा नहीं, ड्रेमोंड यानी डरा नहीं। और उसने विटामिन की जो स्पेलिंग थी VITAMINE हटा दिया और सीधा लिख दिया VITAMIN, तो विटामिन की स्पेलिंग ये हुई। उसके बाद हमने पढ़ा विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल बोलते हैं, वृद्धि और आँख की रोशनी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्रोत की बात करें तो दूध, मक्खन, पनीर, जो भी दूध के सोर्स होते हैं, दूध से प्राप्त होने वाले सोर्स वो सारे इसमें आएंगे। और हरी सब्जियां हो गई, मछली का तेल हो गया, गाजर, अनार, ये सब विटामिन ए के सोर्सेज है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से? एक तो वृद्धि हमारी मंद पड़ जाती है, दूसरा हमारे इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, फिर जीरोसिस रोग हो जाता है जो कि त्वचा से संबंधित है, जीरोसिस रोग किससे संबंधित है? त्वचा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है। यानी कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर पाए जाते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि B1 जो होता है उसको थायमिन बोलते हैं। पहले मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। इसको थायमिन को T से लिखते हैं और इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, यानी कि विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसको मैं एक बार R से लिख देता हूँ, हालांकि पूरा नाम लिखूंगा मैं। और इसको बोलते हैं नियासिन, जिसलिए मैंने इसको नाम लिख दिया N, नियासिन। और जो B5 होता है इसको बोलते हैं पेंटाथोनिक या पेंटाथोनिक, तो इसको P से लिख दिया। और B6 जो होता है, B6 उसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, तो इसको भी मैं P से लिखूंगा, पायरिडॉक्सिन को।
और B7 जो है उसका नाम होता है बायोटीन। क्या नाम होता है? बायोटीन। तो इसको मैं B से लिख दूँ। और B9 जो होता है, B9 उसको बोलते हैं फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल को F से लिख देता हूँ मैं। और B12 को साइनोकोबालेमिन कहते हैं। हालांकि C से उसकी स्पेलिंग आती है, परंतु मैं सुविधा के अकॉर्डिंग इसको S से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको देखिएगा, यानी कि आपको याद करना है टाइगर रहता नहीं पहाड़ पर, यानी कि टाइगर रहता नहीं पहाड़ पर। टाइगर कहाँ रहता है? बीएसएफ के अंदर। बीएसएफ क्या है? हमारे जवान जो बीएसएफ के अंदर होते हैं ना, तो वो एक प्रकार से शहरित होते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ BSF। आपको ध्यान में रखना है कि पहले B लिखना है, लास्ट में S लिखना है, फिर F लिखना है। इसका थोड़ा क्रम ध्यान में रखना है। BSF, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ BSF। ठीक है, तो ये हुए आपके। अब टाइगर T4 क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन। और R4 क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राइबोफ्लेविन। ठीक है, नहीं का मतलब इसमें क्या होता है? कई किताबों में तो होता है निकोटीनिक अम्ल, निकोटीनिक अम्ल, और कुछ लिखते हैं नियासिन। दोनों नाम सही है। नियासिन भी इसको बोलते हैं, विटामिन B3 को, निकोटीनिक अम्ल भी इसको कहते हैं। उसके बाद B5 की बात करें तो इसको पाँच को बोलते हैं पेंटा। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाथोनिक अम्ल। पेंटाथोनिक बोल देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ पेंटाथोनिक। ठीक है, और इसका जो नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। और यहाँ होता है B7 का नाम बायोटीन। बायोटीन। और इसका मतलब होता है B9 का फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। ठीक है, और B9 का मतलब होता है साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। ठीक है, ये है इसके नाम। पहले तो हमें नाम पता हो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं और उनके अंदर कौन कौन से विटामिन हैं जिनके क्या क्या नाम है, रासायनिक नाम इसके हमें ज़रूर याद करनी है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं जो विटामिन B1 है, जिसको हमने बोला थायमिन। थायमिन की कमी से रोग होता है बेरी रोग। बेरी नाम का एक रोग होता है, वो रोग हो जाता है बेरी रोग। ठीक है, और राइबोफ्लेविन जो हमने पढ़ा B2, इसकी कमी से जो रोग होने वाला है वो है किलोसिस। किलोसिस नाम का एक रोग होता है, वो होता है किलोसिस। ठीक है, आपको देखो पहला तो लगभग सभी को याद होता है बेरी। इसको किलोसिस से आप ये मान के चलिए कि विटामिन 2 किलो मान लो आप, 2 किलो। अब 2 किलो क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि 2 यानी कि B2 और किलो मतलब किलोसिस है ना। आपने 2 किलो कहते हैं ना, किलोसिस, तो वो हो गया। नेक्स्ट आता है नियासिन। जो नियासिन होता है उसके कारण क्या होता है कि जो हमारे होठ है, जो हमारी जीभ है, हमारी त्वचा है, वो उस पर सूखापन आ जाता है। यानी कि होठ, त्वचा, जीभ, इनमें क्या आ जाता है? सूखापन आ जाता है, सूखापन। ठीक है, उसके बाद आता है पेंटाथोनिक। पेंटाथोनिक के अंदर जो मेन जो रोग देखने को मिलता है, जो पेलेग्रा नाम का एक रोग होता है जो मिलता है, और मानसिक विकार, पाचन जो हमारी होती है वो क्रिया जो होती है वो कमज़ोर रहती है। यानी मैं यहाँ लिखूँ कि पाचन क्रिया इससे क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है, पाचन क्रिया कमज़ोर। पहला रोग तो ये देखने को मिलता है। एक पेलेग्रा नाम से रोग होता है, पेलेग्रा, वो विटामिन B5 की कमी से होता है। एक इससे जो रोग होता है मानसिक विकार हो जाता है, यानी मानसिक विकार, यानी सोचने समझने की शक्ति इतनी नहीं रहती, तो मानसिक
विकार। ठीक है, ये हुआ पेंटाथोनिक। उसके बाद आता है हमारा पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो होता है वो शारीरिक की वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है, यानी कि हमारी जो शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि को अवरुद्ध करता है। दूसरी बात, बायोटिन की बात करते हैं। तो जो बायोटिन है उससे हमारी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है और हमें भूख भी नहीं लगती। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मांसपेशियां कमज़ोर, और मैं शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ कि भूख भी हमें नहीं लगती। ठीक है, उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ फॉलिक अम्ल की, फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड, जो फॉलिक एसिड है इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। फॉलिक एसिड की कमी से जो हमारा भोजन, पचा हुआ भोजन होता है, पचित भोजन होता है, उसका अवशोषण अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, यानी पचित भोजन का अवशोषण नहीं होता। ठीक है, पहली कमी इसके अंदर, यानी कि इस रोग की कमी से होने वाला ये है कि जो हमारे को भोजन पच जाता है उसका अवशोषण नहीं हो पाता। दूसरा, आरबीसी की जो परिपक्वता होती है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पल्स जो होती है, उसकी परिपक्वता में कमी आ जाती है, यानी कि आरबीसी की परिपक्वता में कमी। ठीक है, और इसके अलावा जो मुंह के अंदर अल्सर हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, अक्सर मैं इस समस्या से काफ़ी परेशान रहता हूँ, तो मुंह में अल्सर हो जाते हैं, और इसी वजह से आपके वीडियो इतने लेट हो रहे हैं, तो मुंह में अल्सर हो जाते हैं। दूसरी बात, जो हमारा जो लास्ट बच्चा है B12, इसके अंदर जो कमी से होने वाला रोग है, उसकी कमी से होता है साइनिक, इसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसकी पहली बात तो इसकी कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया। देखो मैं इसको लेकर के लिख रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एनीमिया। ठीक है, दूसरी बात इसमें जो मेन बात याद रखनी है कि जब आरबीसी की परिपक्वता में कमी हो रही थी इसमें B9 के अंदर, ये आरबीसी की जो परिपक्वता है उस हेतु जो प्रोटीन बननी चाहिए उसके लिए हेल्प करता है, यानी कि प्रोटीन जो बननी चाहिए, आरबीसी की परिपक्वता है तो प्रोटीन वो प्रॉपर्ली इसमें बन नहीं पाती। मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है, आप इसको समझिए। दूसरी बात, इसके अंदर जो देखने को मिलता है वो हमारे को कोबाल्ट धातु देखने के लिए मिलती है, यानी कोबाल्ट जो है मेटल देखने को मिलती है साइनोकोबालामिन विटामिन के अंदर। अब देखो इसमें मैंने क्या ट्रिक लिखी थी, आपको याद रखना है, टाइगर रहता नहीं पहाड़ पर, टाइगर रहता नहीं पहाड़ पर, बी, यानी यहाँ रखना B, फिर S, फिर F, BSF में रहता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं विटामिन आगे, जो कि विटामिन D आता है हमारा। अब हम बात करने वाले हैं विटामिन D। विटामिन डी को जो इसका रासायनिक नाम है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल के नाम से इसको जानते हैं। और दूसरी बात, इसको धूप का विटामिन कहते हैं, धूप का विटामिन। और ये विटामिन कैसा है, अटैक हमने याद किया था ना, तो यानी कि विटामिन ये जो है वसा के अंदर घुलनशील होता है। ठीक है, और इसकी कमी से होने वाले दो प्रकार के रोग हैं। अगर बच्चे में होता है, अगर बच्चे में रोग होता है तो उसको बोलते हैं रिकेट्स, ये हड्डी से संबंधित रोग है, रिकेट्स। और अगर
वयस्क या बूढ़ों में होता है तो वो होता है ओस्टियो मलेशिया। ओस्टियोमलेशिया नाम का, या फिर हम यूं कहें ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस, अस्थि छिद्रता भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ओस्टियोपोरोसिस। यानी कि हमारी जो हड्डी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, पोर हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। और ओस्टियोमलेशिया ये सब किस में देखने को मिलते हैं, बुड्ढों के अंदर देखने पड़ते हैं। बुढ़े के अंदर या वयस्क के अंदर देखने के लिए लक्षण मिलता है, ये रोग देखने को मिलता है। और रिकेट्स जो होता है ये बच्चों के अंदर देखने को रोग मिलता है, यानी कि बच्चों की हड्डियां कमज़ोर रहती है, यानी कि रिकेट्स नाम का रोग होता है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। दूसरी बात, विटामिन ए क्या करता है, हमारी आंत के अंदर खनिज लवण जो कि कैल्शियम और फास्फेट, कैल्शियम फास्फोरस, इनका मतलब कि क्या हो जाता है, अवशोषण होता है आंत में कैल्शियम और फास्फेट का। तो इसकी सहायता से विटामिन के इनके साथ मिलकर के हड्डी को मजबूत करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी इनके साथ मिलकर के ये काम करता है। दूसरी बात, इसके स्रोत कौन कौन से हैं उसको एक बार मैं बता दूं। स्रोत इसके हैं दूध, मक्खन, घी, ठीक है, और मछली, अंडे, ये सब इसके अंदर देखने को मिलता है, ये सारे इसके स्रोत है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विटामिन के। ये जैसे विटामिन बी समूह था ना, यानी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में था, ये भी एक विटामिन के भी होता है, वो इस समूह के रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है। अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं नेफ्थोक्विनोन, और एक होता है फाइलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, और दूसरा होता है फाइलोक्विनोन। इन दोनों का अक्सर भी ये क्या होता है, मिश्रण होता है। तो कई किताबों में विटामिन के का नाम, रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन दे दिया जाता है, कईयों के अंदर फाइलोक्विनोन दे दिया जाता है। असल में ये नेफ्थोक्विनोन और फाइलोक्विनोन का मिश्रित रूप होता है। अब कार्य क्या करता है, ये रक्त के अंदर थक्का बनाने के अंदर हेल्पफुल है, यानी रक्त का थक्का बनाने में सहायक। अब आप कहोगे जी सर जी, आपने पीछे प्रोटीन पढ़ाया था, उसमें फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन पढ़ाई थी, उसका काम बताया था, ये तो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन थी उसको बनाने में जो यकृत के अंदर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यकृत में फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है वही रक्त का थक्का बनाती है। तो इसीलिए हम यूँ कहें कि रक्त का थक्का बनाने में किसका रोल है, विटामिन के का इसमें रोल है। तो ये हुआ विटामिन के, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विटामिन एच की। विटामिन एच, मैंने आपको बताया था कि अपवात की स्थिति में ना तो ये वसा में घुलनशील है, ना कि ये जल में घुलनशील है। ये क्या करता है, उपापचयी कार्य करता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करता है, उपापचयी कार्य। हालांकि वैसे तो सारे विटामिन उपापचयी क्रिया करते हैं, और ये स्पेशली उपापचयी क्रिया मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के अंदर उपापचयी कार्य करता है, जो कि सारे विटामिन करते हैं, वही काम ये करता है। और स्पेशली ये क्या करता है, हमारे बालों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी एच फॉर हेयर होता है, हेयर मतलब बाल। तो इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बालों को गिरने से बचाता है, यानी कि इसकी कमी से अगर कमी हो जाए तो विटामिन के एच की कमी हो जाए तो बाल गिरने लग जाते हैं। तो बालों को गिरने से बचाता है, बालों को गिरने से बचाता है, ठीक है।
अब हम बात कर रहे हैं विटामिन सी, ई। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। ठीक है, ये क्या होता है? विटामिन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इनका मिश्रण होता है। अल्फा गामा बीटा डेल्टा का क्या होता है? मिश्रण होता है। अल्फा बीटा गामा का मिश्रण होता है। इसके अभाव में जो हमारी जनन क्रियाएं होती है वो प्रभावित होती है, यानी कि इनके अभाव से जनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है। जनन क्षमता यानी कि जनन के अंदर ये महत्वपूर्ण है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जनन क्रिया क्षमता है उसको बढ़ाता है। ये जनन क्रिया क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, और इसकी कमजोरी से, यानी कि विटामिन ई की कमजोरी से जनन क्रिया जो होती है, क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? बंदा बंदे हो जाएगा, यानी कि बांझपन का शिकार हो जाएगा अगर विटामिन ई की कमी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। यानी कि प्रजनन विटामिन इसको बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? प्रजनन विटामिन। दूसरी बात, ये सुंदरता का विटामिन भी कहा जा सकता है। इसके अंदर त्वचा के अंदर निखार भी आता है। सुंदरता का विटामिन कई बार पूछा भी गया है कि सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, प्रजनन का विटामिन किसे कहते हैं, बांझपन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारे हैं। अब इसकी स्रोत की बात करें, स्रोत अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, इसके अलावा घी के अंदर भी विटामिन काफ़ी ई पाया जाता है। और मूंग, गेहूं, ये जो अंकुरित अनाज है इसमें भी कौन से? मूंग और गेहूं, इसके जो अंकुरित अनाज है इसके अंदर मैक्सिमम विटामिन ई देखने को मिलता है। एक वैसे अवधारणा चली हुई है, धारणा है एक, मैं आपको बता दूं कि जब लड़के की या लड़की की शादी की जाती है 5 दिन पहले घी पिलाते हैं। इसका रीज़न इसलिए ये होता है कि उस व्यक्ति के चेहरे पर निखार आ जाए। क्यों? क्योंकि ये सुंदरता का विटामिन कहलाता है। दूसरी बात, प्रजनन क्षमता उसकी प्रॉपरली सही तरीके से हो जाए, यानी प्रजनन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है और सुंदरता के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ एक साइंटिफिक रीज़न है उसका। और नेक्स्ट हम बात करते हैं